FBI ऑफिसर्स ये देख परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहाँ अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे इनके भागने की जरा बराबर भी भनक ना पड़ सकी। न सिर्फ FBI बल्कि US की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी के जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। इस वीडियो में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा आइलैंड है जो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्काट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घेरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गेट 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सर्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा धर्म तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन बिलियन इंग्लैंड और क्लेरेंस इंग्लैंड आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद ये है फ्रैंक मोरिस, जो 13 सालों की एज से यहाँ ही इन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी कि इनको जेलर ने बी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक में शिफ्ट भी हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर न पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में इंग्लैंड ब्रदर समेत फ्रैंक मोरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। इनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर इनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना ये डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे। उन्होंने ये समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिल सका। सबको एक ही बात सताई जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं 3 प्रिजनर्स भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था।
इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी ये रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट की सेल का था, जो किसी वजह से अपनी वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि इसके बचने का चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। यहीं एलन ने इतराफ किया था कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाई 9.5 इंच थी। एलन को इस सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। इसको मालूम था कि उसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों प्रिजनर्स मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते थे। किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम किया करते थे, जबकि आखिर में उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल अर्का के दरमियान होता था, जब जेल ब्लॉक में काफी शोर शराबा होता था। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है, जहां वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्कित्राज में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए इनसे मेंटेनेंस का काम भी करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर भी मेंटेनेंस करने छत पे जाया करते थे और इस बहाने में अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी सी छोटी चीज का भी जायजा लेते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट ऊंची बड़ी फेंच को नाप कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेन कोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। ये रेन कोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे, जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी, जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। पर FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजनर्स अब कहाँ हैं। इनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले एंजल आइलैंड से गुजरकर मेनलैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्कित्राज के गिर्द सारे मेनलैंड्स पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रॉबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले प्रिजनर को समंदर निगल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। इन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी की छत पे मौजूद फुटप्रिंट्स, जहां ये सारी चीजें बनाई गई थी, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे, इस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया था कि एलन वेस्ट की कोई कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ पोस्ट गार्ड्स और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया गया, पर इनको कहीं भी ना प्रिजनर्स मिले और ना ही कोई राफ्ट या फिर लाइफ जैकेट। ये पुलिस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड्स को देखता हुआ लकड़ी से बना हुआ एक पैदल मिला, जो कि माना जाता है इस राफ्ट का ही पार्ट है। इसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले, जिसमें प्रिजनर्स का पर्सनल सामान था, जैसा कि फैमिली फोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इसलिए ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स जिंदा मेनलैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि ये आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रिजनर आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली, ना कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों प्रिजनर राफ्ट से नहीं तो स्विमिंग करके मेनलैंड पहुंच गए होंगे।
کیونکہ 1962 میں اسکیپ کے بعد FBI نے انگلینڈ برادرز کی فیملی پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے ایک بھتیجے ڈیوڈ وڈنر نے FBI کو بتایا کہ جان اور کلیئرنس کے بڑے بھائی نے موت کے وقت اپنی بہنوں کو بتایا کہ ان کے بھائی صحیح سلامت موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں۔ کئی فیملی ممبرز نے FBI کو یہ بھی بتایا کہ فیملی میں چھوٹے بڑے دن پر 2 خواتین عجیب سے میک اپ میں دیکھی گئی ہیں جو شاید جان اور کلیئرنس ہیں۔ یہ بیس بدل کر آتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ دونوں خواتین کبھی نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اسکیپ کے 15 سالوں کے بعد انگلینڈ برادرز کے کزن میں برازیل میں دونوں بھائیوں کو ایک کلب میں دیکھا گیا اور ان کی فوٹو بھی کیپچر کی گئی۔ ان کی فیملی کا بھی یہی ماننا تھا کہ یہ انگلینڈ برادرز ہی ہیں، لیکن US مارشل سوراس کا معاملہ ہے کہ اس فوٹو میں جو شخص دکھ رہے ہیں ان کی ایج انگلینڈ برادرز سے میچ نہیں ہوتی۔ یہ آخری بار تھا جب انگلینڈ برادرز کے زندہ ہونے کی کوئی خبر ملی تھی۔ اس کے بعد آج تک ان کا نہ کوئی عطا ملا نہ پتہ۔ اسکیپ کے اگلے ہی سال الکتراز کو بند کر دیا گیا۔ 1979 میں ہمت ہار کر FBI نے بھی آفیشلی اس کیس سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب صرف US مارشل سروس ہے جہاں یہ کیس ابھی تک کھلا ہوا ہے اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک یا تو پریزنرز پکڑے نہیں جاتے، ان کی ڈیڈ باڈی نہیں مل جاتی یا پھر ان کی ایج 99 نہیں ہو جاتی۔ الکتراز کو آج بھی نیشنل پارک میں بدل دیا گیا جہاں ٹورسٹ بلاک B کی انہی سلاخوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں 60 سال پہلے انگلینڈ برادرز کے ساتھ ساتھ ایلن ویسٹ بھی قید ہوا کرتے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔